गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 28 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ हैं उसको कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को एक मोटिवेशन कोट के साथ में। और कितना शानदार कोट दे रखा है दोस्तों कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ, खामोश यहाँ तलवार नहीं। क्या बोल रहा है? रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं। ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। ये धरती है दोस्तों महाराणा प्रताप की और हार हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जिनको कवर करेंगे। और लास्ट में जनसत्तान जो न्यूज़पेपर है उसकी 3 से 4 कटिंग्स पढ़ेंगे, कुछ जो करंट अफेयर्स के अंदर शामिल नहीं है लेकिन उसको कटिंग के माध्यम से कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसरो के द्वारा एक नए प्रोग्राम की घोषणा की गई है। वो कौन सा प्रोग्राम है? SRSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नामक एक नया प्रोग्राम है। इसकी इसरो के अध्यक्ष के द्वारा हाल ही के अंदर घोषणा की गई है। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि इसरो के द्वारा इसरो के जो अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष बने जिनका नाम क्या है? सोमनाथ। K. Sivan की जगह नए अध्यक्ष के रूप में इसरो के सोमनाथ बने हैं, ये भी याद रखोगे। और सोमनाथ के द्वारा अप्रैल 2022 के अंदर SSLV D1 माइक्रोसैट का प्रक्षेपण का उल्लेख किया गया है। यानी अप्रैल 2022 के अंदर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 माइक्रोसैट उपग्रह है वो लॉन्च किया जाएगा। और ये एक नया प्रोग्राम है इसरो का और इसका विकसित करने का श्रेय वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ, उनको ही जाता है। इनको द्वारा 2018 से इस नए प्रोग्राम के डायरेक्टर या निदेशक, मिशन निदेशक के तौर पे काम किया था। और इस पूरे के सैटेलाइट को विकसित करने का श्रेय वर्तमान अध्यक्ष को जाता है। दोस्तों SSLV का जो प्रोग्राम है ये एक तरह का नया लॉन्च व्हीकल है। पहले से कौन कौन से हैं? जैसे PSLV है, GSLV है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उसी की तरह एक नया लॉन्च व्हीकल है वो इसरो के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छोटे उपग्रह के अंदर जो माइक्रो सैटेलाइट्स रहते हैं या जो स्मॉल सैटेलाइट्स रहते हैं उनको पृथ्वी की जो निचली कक्षा रहती है, लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, जो लगभग कितनी रहती है? 300 से लेके 800 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो उसके अंदर स्थापित करने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। और उसके माध्यम से अप्रैल के अंदर पहला मिशन भी उसी सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च भी किया जाएगा। इसके बारे में और खासियत बात करते हैं। किसके बारे में? SSLV। ठीक है, ये 500 किलोग्राम वजन के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर स्थापित कर सकता है। ये इसके अलावा ये SSLV इसरो के अंदर 110 टन का द्रव्यमान वाला सबसे छोटा वाहन होगा। एक तरह का छोटा वाहन है जो माइक्रो सैटेलाइट्स है उनको पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट है उसमें 500 किलो तक कोई भी उपग्रह वगैरह उसको स्थापित कर सकता है। इसकी लागत वगैरह है वो 30 करोड़ के आसपास है। एक तरह की सस्ता और छोटा एक तरह का व्हीकल वगैरह है जो एक समय के अंदर कई माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के अंदर सबसे उपयुक्त सैटेलाइट के तौर पर रहेगा दोस्तों। क्योंकि जब आप कोई भी क्या है कि अंतरिक्ष स्पेस वगैरह के अंदर कोई प्रोग्राम, जितने भी उपग्रह वगैरह लॉन्च करते हो तो उसके लिए जो लॉन्च व्हीकल्स है उसको विकसित करने के अंदर बहुत टाइम लगता है। जैसे PSLV है, PSLV को लगभग क्या है कि 70 से 80 दिन के आसपास क्या है कि उसको विकसित करने के अंदर लगता है लॉन्च व्हीकल। उसकी कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है कि एक बड़ा व्हीकल है और उसमें क्या है कि छोटे छोटे उपग्रह को एक लोअर अर्थ ऑर्बिट में उसको उसके माध्यम से छोड़ा जाए तो वो एक तरह से जायज़ नहीं रहता। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। लॉन्च ऑन डिमांड, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चर के तौर पर ये रहेगा। स्मॉल सैटेलाइट डेडिकेटेड एक राइड शेयर मोड, यानी लघु उड़ान वगैरह रहती है उसके लिए ये इस तरह का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रहने वाला है। अब आपको PSLV और GSLV के बारे में बताता हूँ दोस्तों। PSLV एक 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान। ये 1993 के अंदर इसके माध्यम से पहली उड़ान वगैरह है वो भरी गई थी और बहुत विश्व की सबसे सफलतम लॉन्च व्हीकल में से एक है। क्योंकि इसका जो सक्सेस रेशियो है अभी लगभग क्या है कि PSLV के C50 के आसपास इसने उड़ान वगैरह भर दी है, लेकिन सक्सेसफुल रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है, 90% के आसपास है। और इतना किसी भी क्या कि लॉन्च व्हीकल का विश्व के अंदर नहीं है। इसके जो पहला 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, इसका जो पहला चरण है
और जो तीसरा चरण है उसके अंदर ठोस रॉकेट मोटर्स का प्रयोग किया जाता है। PSLV के पहला और तीसरे चरण के अंदर ठोस रॉकेट्स, जो ठोस ईंधन रहता है, सॉलिड जो फ्यूल वगैरह रहता है उसका यूज किया जाता है। जबकि दूसरा और चौथा चरण है उसमें लिक्विड रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखो कि PSLV का जो प्रयोग है वो पृथ्वी की कक्षा के उपग्रह को पोलर सेट जो एरिया है यानी ध्रुवीय की जो कक्षा है और सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षाओं के अंदर लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। PSLV सैटेलाइट के माध्यम से कहाँ कहाँ उपग्रह लॉन्च किए जा सकते हैं? एक तो ध्रुवीय कक्षाएं वगैरह रहती है जो उत्तरी ध्रुव, और क्या कि जो और एक क्या है कि सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षाएं रहती है उसके अंदर PSLV के माध्यम से उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, याद रखना दोस्तों। जबकि जो GSLV है इसका विकास भारी उपग्रह वगैरह हो गए उनको भू समकालिक उपग्रहों कक्षा के अंदर लॉन्च कर लिए। ये जो जियो स्टेशनरी क्या है कि जो ऑर्बिट रहती है, GSO बोलते हैं इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में, ये पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे रहती है। ये जिस तरह पृथ्वी परिक्रमा करती है उसी हिसाब से क्या है कि सैटेलाइट वगैरह वहाँ पे छोड़ा जाता है इसको। तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ने के लिए इसलिए GSLV का विकास किया गया था, जिसमें भारी उपग्रह, जितने भी क्या है कि भारी उपग्रह वगैरह हो गए, जैसे खासतौर से क्या है कि संचार सैटेलाइट वगैरह हो गए, उनको लॉन्च करने के लिए GSLV का विकास किया गया था। और इसके अंदर कितने चरण हैं? 3 चरण है। 3 चरणों की सैटेलाइट है, जबकि PSLV 4 चरणों की सैटेलाइट है, ये याद रखोगे। और GSLV के जो अंतिम चरण है तीसरा, उसके अंदर स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन है उसका प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक फ्यूल के लिए इसरो के द्वारा स्वदेशी रूप से बहुत स्ट्रगल करने के बाद में, बहुत उतार चढ़ाव के बाद में क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया गया था और उसका नाम भी साहित्यिक विकास इंजन रखा गया, ठीक है। और इस इंजन में के अंदर क्रायोजेनिक टेक्निक के माध्यम से फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, एकदम लोअर टेम्परेचर, लगभग 150 डिग्री माइनस के अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल वगैरह है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये GSLV और PSLV के बारे में था। अगला दोस्तों पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में बात करते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 है, उसकी घोषणा हाल ही के अंदर गणतंत्र दिवस है उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का 73वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसकी पहली संध्या को शाम को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है दोस्तों। इस बार जो 2022 की जो पुरस्कार वगैरह हैं उसके अंदर 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार लगभग 120 पुरस्कार हर साल के आगे दोस्तों 120 पुरस्कार के समथिंग प्रदान किए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये चीज़ याद रखोगे। और पद्म जो पुरस्कार रहते हैं इसके अंतर्गत पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया जाता, केवल सर्टिफिकेट और क्या है कि जो पद चिन्ह रहते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, लेकिन मनी सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है तो उसके अंतर्गत 25 लाख का एक चेक दिया जाता है, लेकिन पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत ये चीज़ नहीं होता दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखोगे। इस बार की सूची के अंदर 34 महिलाओं को भी प्रदान किया गया है, 34 महिलाएं हैं उनको भी क्या कि पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जो ये पद्म पुरस्कार हैं इसके लिए जो लोगों को चिन्हित किया जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा एक पद्म पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता के अंदर। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता के अंदर इस समिति के माध्यम से आने वाले साल के अंदर क्या है कि पद्म पुरस्कार हैं वो प्रदान करने के लिए इस कमेटी के द्वारा नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और जिस पे मोहर वगैरह है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। तो फाइनल तौर पे क्या है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, लेकिन ये कमेटी का गठन किया जाता है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, ठीक है, लोगों का चयन करने के लिए क्या है कि इस कमेटी का गठन किया जाता है। और ये जो पद्म पुरस्कार है वो 1954 के अंदर पहली बार स्टार्ट किए गए थे। 1954 के अंदर पद्म पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे। ये 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं ये। दूसरे सर्वोच्च, पहला भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और सेकंड नंबर पर क्या है कि पद्म जो पुरस्कार है जिसमें 3 आते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्मश्री पुरस्कार आता है। और एक और फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आपको 120 बताया और पैसा वगैरह नहीं दिया जाता, इसके अलावा इसमें क्या है कि जो जिसको पुरस्कार वगैरह विजेता रहता है उससे ये गुजारिश की जाती है कि वो अपने नाम के आगे प्रत्यय या उपसर्ग के तौर पे
पद्म सम्मानित ऐसे नाम का प्रयोग ना करें, ये भी उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जब 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब पद्म पुरस्कारों को क्या बंद भी कर दिया था, पद्म पुरस्कारों को बंद भी कर दिया था दोस्तों। तो ये भी आप याद रख सकते हो। जो पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और अब की बार का जो 2022 का जो पुरस्कार है वो 4 लोगों को प्रदान किया गया है। सबसे पहले सुश्री प्रभा अत्रे, ये महाराष्ट्र की है, समाज सेवा थी, तो इनको क्या है कि ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सेकंड, कल्याण सिंह, जो राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं और यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनको जनरल बिपिन रावत, जिनकी क्या है कि आकस्मिक रूप से दुर्घटना हो गई थी, और राधेश्याम खेमका, इन 4 लोगों को 2022 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और एक और बता देता हूँ आपको, जब पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कारों में से कोई भी पुरस्कार यदि प्राप्त हो जाता है तो अगला पुरस्कार रहता है, यानी उससे ऊंचा पुरस्कार, जैसे किसी को पद्मश्री मिल गया और वापस क्या है कि उसको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है, तो उसके अंदर 5 साल का गैप रखा जाता है। 5 साल पहले क्या है कि उससे ऊंचा पुरस्कार है वो प्रदान नहीं किया जाता दोस्तों, ये फैक्ट आप याद रखना। सेकंड नंबर पर जो पद्म भूषण है वो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, और पद्मश्री होता है वो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए, यानी कोई स्पोर्ट्स के अंदर हो गया, एनजीओ के अंदर हो गया, एजुकेशन के अंदर, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो गया जहाँ पे कुछ विशिष्ट सेवा प्रदान की है, स्पेशल क्या है कि सर्विस प्रदान की है, उसको प्रदान किया जाता है। आप पद्म भूषण के अंदर देख सकते हो पद्म भूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया है, पद्म विभूषण 4 लोगों का था। इसके अलावा पद्म भूषण क्या है कि हाल ही के अंदर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को प्रदान किया गया था, लेकिन इन्होंने क्या है कि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और कंट्रोवर्सी भी, क्योंकि राजनीतिक चीज़ें क्या है कि होती रहती है, वो माकपा के नेता हैं, केंद्र सेंट्रल के अंदर एनडीए की सरकार है, तो पुरस्कारों से हालांकि क्या है कि राजनीति को पुरस्कारों से ऊपर रखना चाहिए, ये किसी विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें क्या है कि हर पार्टी की विचारधारा अलग अलग रहती है। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन इन्होंने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, ये जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो इनको प्रदान किया गया था पद्म भूषण से। इसके अलावा अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, इसको माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, इन दोनों को भी, क्योंकि विदेश एनआरआई को भी प्रदान किया जा सकता है, ये पद्म पुरस्कार है वो एनआरआई को भी प्रदान किया जा सकते हैं, तो सत्य नडेला और सुंदर पिचाई है, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और कौन कौन है दोस्तों, पंजाब के एक लोक गायक हैं गुरमीत बाबा, और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भी प्रदान किया गया। ये राजस्थान से आते थे, कैग के रूप में भी कार्य किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गृह सचिव भी रहे थे राजीव महर्षि, तो इनको भी सम्मानित किया गया है। देवेंद्र झाझड़िया, जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं भारत के, राजस्थान के। साइरस पूनावाला, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है तो इसके हैं। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्ण इल्ला और सह संस्थापक सुचित्रा इल्ला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह आप याद रख सकते हो। पद्मश्री आप नहीं याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पद्म भूषण आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिला है। और ये अब पद्मश्री है वो लगभग 105 लोगों के आसपास क्या कि दिया गया है, तो याद रखना क्या है कि मुश्किल हो जाता है। एक जैसे सोनू निगम साहब है, प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड के, तो इनको प्रदान किया गया। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया, पैरालंपिक प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, ये जयपुर की है, और सुमित अंतिल, इसको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये भी आप फैक्ट याद रखोगे दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना जरूरी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर स्वर्ण पदक विजेता एथलेटिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा है, उसको पद्मश्री से नवाजा गया है। और इसके साथ साथ इनको एक और पुरस्कार मिला है, परम विशिष्ट मेडल, जो आर्मी के अंदर दिया जाता है, परम विशिष्ट सेवा मेडल है, इससे भी इनको हाल ही के अंदर सम्मानित किया गया है। इनको इससे पहले क्या है कि जो खेल पुरस्कार थे उसमें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो ये पुरस्कार वगैरह है, लेकिन नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। इसकी डिक्लेरेशन हुई है जिसका नाम है रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, इसको राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, और देश का 52वां 52वां 52 क्या है कि
टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित किया गया था 2006 के अंदर, उसके द्वारा 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, और 53वां कौन सा है, कोई बता सकता है मुझे? 53वां छत्तीसगढ़ के अंदर है, गुरु घासीदास और पोंगल वन्य जीव अभ्यारण्य, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और पोंगल वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाएगी 53 के रूप में, ठीक है। लेकिन इसको नोटिफाई किया है, 52वें को नोटिफाई किया हाल ही के अंदर, ठीक है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही के अंदर मलेशिया के अंदर, कहाँ पे? मलेशिया के अंदर बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहाँ पे मलेशिया की सरकार प्लस ग्लोबल टाइगर फोरम है उसके द्वारा मिलके चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उसमें ये चीज़ घोषणा की गई थी। रामगढ़ विषधारी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो 1982 के अंदर स्थापित किया गया था। ये 1071 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है ये? बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर है दोस्तों, और 1071 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। इसमें से 302 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसको बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। बाकी जो एरिया है 302 किलोमीटर के बाद में, वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर, और उसके लिए उसके बफर जोन के तौर पे कार्य करेगा। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह थे। इसके अलावा अगला दोस्तों, रूस के अंदर व्लादिवोस्तोक जो शहर है वहाँ पे ग्लोबल टाइगर समिट होने वाली है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं। अगला ग्लोबल टाइगर समिट कहाँ पे होगी? व्लादिवोस्तोक के अंदर। चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा मिलकर आयोजित किया गया था, ये भी आप याद रखोगे। और चौथा जो राजस्थान का मिला, इससे पहले 3 कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताओगे, ठीक है। ये राजस्थान का जो मिला है वो 52वां था। इनकी घोषणा कौन करता है? NTCA, ठीक। तो ये कुछ इस तरह के फैक्ट वगैरह आप याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार परसेप्शन का अर्थ है धारणा, यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी जो रैंकिंग जारी की है वो 180 देशों की, 180 देशों के अंदर भ्रष्टाचार की क्या स्थिति वगैरह है उसको उसके आधार पर जारी की गई है। इसके अंतर्गत 0 स्कोर वगैरह रहता है, वो सबसे अधिक भ्रष्ट कंट्री के श्रेणी के अंदर आता है, और 100 के जो करीब रहता है वो क्या है कि भ्रष्टाचार कम वाले देशों के अंदर गिना जाता है दोस्तों। तो रैंकिंग के 3 देशों के अंदर शीर्ष 3 पे 100 में से 88 स्कोर के साथ में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 कंट्रीज है जहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह हो गए, करप्शन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत ज़्यादा क्या है कि पारदर्शिता वगैरह रहती है। इसकी वजह से क्या है कि शीर्ष 3 देशों की सूची के अंदर कौन कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और भारत है वो 40 स्कोर के साथ में 180 देशों के अंदर 85 स्थान पे है, 85 पोजीशन पे भारत है। आप देख सकते हो 180 देशों में 85 स्थान पे है। स्कोर वगैरह भी 50 से नीचे है भारत का। पिछले साल 2020 के अंदर भारत का स्कोर भी इतना ही था, लेकिन 86 पोजीशन पे था भारत। तो एक रैंकिंग का सुधार हुआ है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। भारत हाल ही के अंदर कुछ रिपोर्ट वगैरह आई थी जिनके अंदर भारत का क्या प्रदर्शन वगैरह रहा था, वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, जो कुछ याद रख सकते हो। जैसे एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, वो उसके अंदर भारत की रैंकिंग थी 83, भारतीय पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग 83 पोजीशन पे था, ये याद रख सकते हो। इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है, ये WHO के द्वारा जारी की गई थी, और जिसमें भारत की सूची 66वें स्थान पे था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, उसमें भारत का 56वां स्थान था। 2021 के अंदर ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग है, उसमें 82 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, उसमें 10वें स्थान पे था। यानी क्लाइमेट परफॉर्मेंस क्या कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है सेपी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस क्या कि इंडेक्स है ना, उसके अंदर भारत का स्थान कितना है? 10वां। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स है, उसमें 18वां स्थान है। तो ये कुछ हाल ही के अंदर जारी रिपोर्ट वगैरह थी, जिसके अंदर ये आप याद रख सकते हो यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरोन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हो गया, जिसमें ये स्टार्टअप का जिन्होंने के विश्व स्तर पर क्या कि
स्टार्टअप वगैरह हो गए, उनकी यूनिकॉर्न रैंकिंग वगैरह जारी की गई थी, उसमें भारत का तीसरा, क्योंकि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इन्वायरमेंट वाला देश है, संख्या के अंदर क्या है कि भारत का तीसरा स्थान है। अगला दोस्तों स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल के लॉन्च किया गया है, और ये भारतीय मसाला बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये याद रखोगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस पोर्टल के माध्यम से वैश्विक स्तर पे भारतीय जो मसाला निर्यातक वगैरह है, एक्सपोर्टर वगैरह है और इंपोर्टर वगैरह है, उनके मध्य एक मीटिंग पॉइंट के तौर पे, प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा कि उन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन है उसको अच्छी तरीके से एक्सचेंज कर सके। तो उसके लिए एक पोर्टल की स्थापना की गई है। ठीक है, स्पाइस बोर्ड है, इसकी स्थापना एक एक्ट के माध्यम से की गई दोस्तों। तो याद रखना, भारत का जो मसाला बोर्ड है वो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और वो एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक बोर्ड है दोस्तों, क्योंकि इसकी स्थापना 1986 के अंदर स्पाइस एक्ट के माध्यम से की गई थी। ठीक है, भारत कुल बागवानी निर्यात है, जो बागवानी क्षेत्र के अंदर भारत का कुल निर्यात है, उसमें मसालों का योगदान कितना है? 41%। 41% योगदान भारत के बागवानी निर्यात के अंदर है। भारत के जो कृषि वस्तुएं हैं, कृषि वस्तुओं के अंदर मसाला चौथे स्थान पे, यानी भारत की जितनी भी क्या है कि जो एग्रीकल्चर जितनी भी गुड्स वगैरह रहती है उसकी इंपोर्ट की लिस्ट के अंदर चौथे स्थान पे मसाला वगैरह है। ये भी याद रखो कि पहले 3 स्थानों पे सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पाद है, उसका निर्यात किया जाता है। सेकंड नंबर पे गैर बासमती चावल है, उनका निर्यात किया जाता है। और थर्ड नंबर पे बासमती चावल। हाल ही के अंदर कोविड की वजह से गैर जो बासमती चावल है उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा था, इसकी वजह से बासमती चावल को रिप्लेस कर दिया था। तो ये कुछ 3 भारतीय कृषि उत्पाद है। उसके बाद में चौथे नंबर पे मसाला है, उसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये याद रखोगे। अगला दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स है, वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले एक पश्चिम लहर अभ्यास वगैरह है, वो भारतीय नौसेना के द्वारा, पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा पश्चिमी तट है यानी अरब सागर है, उसके अंदर पश्चिमी लहर नामक अभ्यास का आयोजन किया गया है, ये याद रखोगे। रूस ने हाल ही के अंदर भारत को AK-203, AK-47 नहीं है, AK-203 जो कलानिसोव असोल्ट राइफल्स वगैरह हैं, उसकी 70,000 जो कॉन्टैक्ट के अंतर्गत क्या है कि जो 70,000 AK-3 क्या है कि 203 राइफल्स वगैरह हैं वो भारतीय सेना को सौंप दी गई है। मामला क्या था दोस्तों? 6,70,000 जो AK-203 राइफल हैं वो रसिया से क्या है कि के साथ में कॉन्टैक्ट किया गया था कि ये भारतीय क्या है कि जो सेना है उसको सौंपा जाएगा, और जिसमें से 70,000 जो राइफल्स हैं वो रसिया के द्वारा अपने देश के अंदर निर्मित राइफल्स वगैरह की जो फैक्ट्री है उससे भारत को सौंपा जाएगा, जिसका नाम है कलानिसोव असोल्ट। ठीक है, जबकि क्या है कि 6 लाख जो राइफल्स हैं वो अमेठी के अंदर भारत और रूसी जो कंपनी है उनके द्वारा एक संयुक्त कंपनी स्थापित करके अमेठी के अंदर फैक्ट्री स्थापित करके 6 लाख राइफल्स हैं वो भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी क्या है कि न्यूज़ है, क्योंकि मेड इन इंडिया के अंतर्गत 6 लाख जो राइफल्स हैं वो अमेठी के अंदर कारखाना स्थापित करोगे, तो ये भी भारत के लिए रक्षा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी जैसे मान लो भारत और क्या है कि रशिया के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल था उसको संयुक्त रूप से डेवलप किया था, और आज भारत का सबसे बड़े रक्षा निर्यात के रूप में अपन फिलीपींस को बेच रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत अच्छा चीज़ रहती है। अगला दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके बारे में न्यूज़ है। ये कंपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली PSU बन गई है। यानी इसके अंतर्गत जो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट रहता है, काम करने का जो इन्वायरमेंट रहता है कंपनी के अंतर्गत, उसके हिसाब से लार्ज स्केल कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ी कंपनियों में से कैटेगरी के अंदर ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 जीतने वाली भारत की पहली PSU कंपनी बन गई है। तो ये आप याद रखोगे। एक मिलिना साल्विनी है जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थी, लेकिन इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था, और ये कथकली नृत्यांगना थी। ठीक है, तो कथकली के बारे में भी अपन अगले कल बात करेंगे उसका। देश भर के अंदर 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। तो 25 जनवरी को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये भी आप याद रखोगे। ये कुछ जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग्स है, बहुत अच्छा रहता है न्यूज़पेपर
हिंदी मीडियम के लिए। पहला तो ये याद रखोगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा भारत और मध्य एशिया के बीच, मध्य एशिया के अंदर कितनी कंट्री है? 5 कंट्री है। कौन कौन सी है दोस्तों, कोई बता सकता है? सबसे पहले उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, और एक कंट्री और रह गई कजाकिस्तान। ये 5 कंट्री है जिनके साथ में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मध्य एशिया और भारत के बीच में। तो ये आप याद रखोगे। ये भारतीय नौसेना के द्वारा अरब सागर के अंदर पश्चिमी लहर नामक अभ्यास किया गया था, तो ये याद रखोगे। अगला दोस्तों, बुद्धदेव के 2 कलाकारों के द्वारा, किनके द्वारा ये जो पुरस्कार वगैरह है वो लेने से मना कर दिया गया है। एक और है, एक तो क्या है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, और इसके अलावा एक तबला वादक है अनिग चटर्जी, ये भी बंगाल से आते हैं, ठीक है। और गायिका संध्या मुखर्जी, यानी 3 लोगों ने पद्म पुरस्कार है वो लेने से मना कर दिया। पहला तो जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनके बारे में बात कर चुके, दूसरा और क्या है कि अनिग चटर्जी और संध्या मुखर्जी है, इन दोनों ने भी पुरस्कार लेने से मना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है, ये कटिंग वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है। शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है जो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बॉर्डर क्षेत्र के अंदर पर्यटन वगैरह है उसको बढ़ावा देने के लिए शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 के अंदर 180 देशों की सूची के अंदर 85वां स्थान है, 85 पोजीशन है, वो भारत को मिली है दोस्तों, तो ये आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, IMF ने हाल ही के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया था हाल ही के अंदर, जिसके बारे में पढ़ा नहीं अपने, लेकिन इस आउटलुक के अनुसार भारत की चालू वित्त वर्ष के अंदर जो विकास दर है वो घटा के कितनी प्रतिशत कर दी। पहले क्या है कि 9.5% क्या है कि IMF के द्वारा अनुमान किया गया था, लेकिन इस साल घटा के 9% कर दिया कि यानी भारत के जो चालू वर्ष के अंदर जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो 9% रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये याद रखोगे दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक नए चेयरमैन के रूप में HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में पुष्प कुमार जोशी को अपॉइंटमेंट किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ICC की तरफ से जारी T20 रैंकिंग के अंदर कौन सी महिला क्रिकेटर को पहले स्थान पर रखा गया है? तो स्मृति मंदाना ये T20 प्लेयर है भारत की, जो विश्व रैंकिंग के अंदर पहले नंबर पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के करंट अफेयर्स थे जिनको कवर किया दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।